हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का मौका रविंद्र कौशिक के हाथ से निकल जाता है। लास्ट ईयर एलएलबी का उनका कंप्लीट होता है। एक महीने बाद एक और अपॉर्चुनिटी उनके पास आती है। फिर एक एडवर्टाइजमेंट आता है, पाकिस्तान आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर्स की वैकेंसी निकलती है मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, उनको बीकॉम का नॉलेज था, तो वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देते हैं। यहाँ उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। ये एक अच्छा मौका था रविंद्र कौशिक के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, लेकिन यहाँ रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। पर वो वहां खुफिया जानकारी भारत भेजते रहे। कहा जाता है कि जो भी जानकारी उन्होंने भेजी वो गोल्ड माइन साबित हुई इंडिया के लिए। उन्होंने इन्फॉर्मेशन में उनकी मूवमेंट बताई, पाकिस्तान मिलिट्री यूनिट की, उनकी मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रही है, वहाँ के बड़े ऑफिसर्स की पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो रही है, ट्रेन्स में जो वॉर मटेरियल भेज रहे हैं उनकी जानकारी तक भारत को मिल जाया करती थी। ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए रविंद्र कौशिक पोस्टल सिस्टम पर डिपेंड हुआ करते थे। वो सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते थे और लिखते थे, और इनको भेज ज्यादा जाता था कुवैत और दुबई के एड्रेस पर। जैसे ये साल 1975-80 की बात है, तो ये इन्फॉर्मेशन को भारत तक आते आते एक महीना या फिर 6 हफ्ते तक लग जाया करते थे। इस बीच ताकि रविंद्र कौशिक पर किसी को शक ना हो जाए, वहां के एक महिला से शादी भी कर ली। अमानत नवी उस महिला का नाम था। उनको एक बेटा हुआ। अरीम उसका नाम था। जिस महिला से उनकी शादी हुई उनसे भी उन्होंने अपनी पहचान छुपा कर रखी। इस बीच इन सब चीजों में 5 साल बीत गए थे और रविंद्र कौशिक खुफिया एजेंट भारत के पाक में रह रहे थे। अब इस बीच साल आया 1981। भारत में रविंद्र कौशिक के छोटे भाई की शादी थी। रविंद्र कौशिक अपने घर राजस्थान आना चाहते थे। उन्होंने फिर ये बात रॉ एजेंसी से डिस्कस की। तब उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो कहेंगे कि वो उम्रा करने सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं। उम्रा मीन्स हज। छुट्टियां उन्हें मिल जाती है और सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, ये पाकिस्तान आर्मी को पता होता है। लेकिन रविंद्र कौशिक सऊदी अरेबिया जाते हैं। रविंद्र कौशिक सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहां से फिर दुबई, और फिर दुबई से इंडिया आ जाते हैं। वो घर आते हैं बहुत टाइम बाद। सब उन्हें देखते हैं और वो उनको पूछते हैं कि क्या करते हो दुबई में, तो बताओ। तो वो कहते हैं कि मैं मेरे देश के लिए काम कर रहा हूँ, आई एम सर्विंग माई कंट्री। फिर उनके पेरेंट्स उनकी शादी की बात निकालते हैं, तो वो कहते हैं उन्होंने शादी कर ली है और उनका एक बेटा भी है। ये सब सुन के फैमिली थोड़ी नाराज होती है और फैमिली को शौक भी लगता है। फिर वो छोटे भाई की शादी अटेंड करके पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। घर वालों को बताते हैं कि वो दुबई जा रहे हैं, और ये उनकी फैमिली के साथ उनकी आखिरी मुलाकात थी। इस बीच उनको बहुत प्रमोशन मिलते हैं, और प्रमोशन के चलते वो पाकिस्तान आर्मी में मेजर बन जाते हैं। अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े पोस्ट पर होने के बाद उन्हें कितनी सारी खुफिया इन्फॉर्मेशन मिलती होगी। बताया जाता है कि इस इन्फॉर्मेशन के तहत एक बार हजारों हिंदुस्तानियों फौजियों की जान बची थी। साल 1979 टू 83 वो साल बताए जाते हैं जब रविंद्र कौशिक के इन्फॉर्मेशन के कंट्रीब्यूशन देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ था। और इतना इम्पोर्टेंट साबित हुआ था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें द ब्लैक टाइगर के टाइटल से नवाजा था। लेकिन इस बीच हुआ ये, पाकिस्तान आर्मी को और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके सारे प्लान फेल कैसे हो रहे हैं। वो जो भी अटैक कर रहे हैं इंडिया पर, वो फेल कैसे हो रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन भारत तक पहुंच कैसे रही है, ये सब पता लगाने के लिए 1982-83 के बीच में पाकिस्तान काउंटर एजेंसी और आईएसआई ने सर्वेलेंस करना शुरू किया सारे ऑफिसर्स के ऊपर। और इन सब बीच में नवी अहमद शाकिर भी थे। नवी अहमद शाकिर पर भी इन लोगों को शक होने लगा, और जब पता लगाया गया तो आईएसआई को पता चलता है कि नवी अहमद शाकिर का पाकिस्तान में कोई भी रिलेटिव नहीं है। अब उन पर शक और बढ़ जाता है। अब यहाँ काउंटर एजेंसी यूनिट सीआईओ, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उन्हें नवी अहमद शाकिर पर नजर रखना शुरू कर दिया। और अब इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे जो 8 साल के अंडरकवर एजेंट बने रविंद्र कौशिक, उनका पर्दा अब उठने वाला था और वो मुश्किलों में पड़ने वाले थे। तो साल था 1983। भारत से एक खुफिया एजेंट जिसका नाम था इनायत मजी, उनको पाकिस्तान भेजा जाता है ताकि वो कुछ दस्तावेज उन्हीं को दे दे और वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए, पर कुछ भेज सके। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये बताती है कि इनायत मसीह को वहां इसलिए भेजा गया ताकि वो रविंद्र कौशिक को कुछ दिन की छुट्टी के लिए इंडिया भेज सके, क्योंकि रविंद्र कौशिक लगातार 8 साल तक पाकिस्तान में काम कर चुके थे। बताया जाता है सितंबर 1983 का वो महीना था जब इनायत मसीह बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं। पाकिस्तान आईएसआई उन्हें पकड़ लेती है, और जब वो इंटरोगेशन हुआ तो इनायत मसीह का उन्होंने जब इंटरोगेशन हुआ इनायत मसीह का, तो उन्होंने सब बता दिया। उन्होंने बता दिया कि वो नवी अहमद शाकिर से मिलने आ रहे थे और वो इंडिया के जासूस है। अब पाकिस्तान आर्मी ने एक ट्रैप बिछाया, क्योंकि वो रविंद्र कौशिक को जासूसी के इल्जाम में रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। तो रविंद्र कौशिक को एक पार्क में बुलाया जाता है और वहाँ पूरा प्लॉट था पाकिस्तान आर्मी द्वारा। इनायत मजीद उनसे मिलते हैं, और जैसे सारे दस्तावेज देकर वो निकल रहे होते हैं, रविंद्र कौशिक उन्हें जैसे सारे डॉक्यूमेंट रविंद्र कौशिक को देते हैं, उन्हें पाकिस्तान आर्मी रंगे हाथों पकड़ लेती है। रविंद्र कौशिक को जासूसी के चार्ज पर पकड़ लिया जाता है और एक एजेंट के ही
गलती के वजह से रविंद्र कौशिक पकड़े जाते हैं। रविंद्र कौशिक को पकड़कर सियालकोट ले जाते हैं आईएसआई इंटरोगेशन के लिए। ब्रूटली उनको टॉर्चर किया जाता है, 3rd डिग्री दिया जाता है। ऐसे करते करते 2 साल बीत जाते हैं और साल 1985 आ जाता है। उनको डेथ पेनल्टी सुनाई जाती है, पर फिर डेथ पेनल्टी को चेंज करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास में चेंज कर दिया जाता है। पहले सियाल जेल, फिर कोट लखपत जेल, और फिर शिफ्ट किया जाता है मियाँबली जेल में। इस बीच 2 साल निकल जाते हैं और आगे के साल इन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है। पर्याप्त खाना नहीं दिया जाता है, उन्हें टीबी हो जाता है, हार्ट डिजीज़ हो जाती है। 1983 में पकड़े गए थे, 2001 आ जाता है, 18 साल निकल चुके होते हैं। पाकिस्तान की जेल में रह रहे थे। इस बीच 6-7 बार खुफिया तरीकों से वो अपनी फैमिली को खत भेजते हैं। ऐसे एक लेटर वो अपनी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। जर्नलिस्ट दिलीप सिंह के रिपोर्ट के हिसाब से उनकी फैमिली ने अर्जी लगाई पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को, और नेक्स्ट पीएम बने और होम मिनिस्टर। उनसे रिक्वेस्ट किया कि उन्हें वापस लाया जाए पाकिस्तान से, लेकिन सरकार ने इस पर कोई अमल नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। ये भी रिफ्यूज़ कर दिया कि वो भारत के स्पाई हैं। उन्हें एक तरह से त्याग कर दिया, जिससे वो बहुत हर्ट हुए और ये बात उनके एक लेटर में सामने आती है। वो कहते हैं कि इंडिया के जासूस के साथ क्या ऐसा ही बर्ताव किया जाता है? वो पल्मोनरी टीबी और हार्ट डिजीज से भारत के वीर की सपूत की नवंबर 2001 में डेथ हो जाती है और उन्हें जेल के पीछे ही दफना दिया जाता है। पाकिस्तान जेलर सुप्रीडेंट ने उनकी मौत की खबर उनकी फैमिली को दी। कहा जाता है अपने मौत के 3 दिन पहले ही वो एक खत लिखते हैं और उसमें लिखा, अगर मैं अमेरिका में रहता तो 3 दिन में मुझे यहाँ से निकाल लिया जाता। उनकी फैमिली ने सरकार पे आरोप लगाया कि इंसानियत के नाते भी उन्हें छुड़ाने की कोशिश नहीं की गई। अमला देवी, उनकी मां, ने भी आरोप लगाया कि जब वो मरने की हालात में थे तब उन्हें मेडिसिन भी नहीं पहुंचाई गई। अगर हमारे एजेंट के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है तो क्या ये गलत नहीं है? तो उनके छोटे भाई का ये बोलना है कि हमें पैसे की मदद नहीं चाहिए थी, हमें बस ये चाहते थे कि उनका वापस इंडिया लाया जाए और जो उन्होंने किया है उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए कि वो भारत के एजेंट है और उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है अपने देश के लिए। ऐसे ऐसे ही भारत के अनसंग हीरोज़ हैं। बहुत से स्पाइज़ हैं, पर दुःख की बात ये है कि इनके कोई मेमोरियल नहीं है बनाए गए हैं। सो दिस इज़ ट्रिब्यूट टू रविंद्र कौशिक, ताकि हम सब उनके नाम को याद रख सकें और उनकी उनको एप्रिशिएट कर सकें। होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। इस सीरीज़ का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी मैंने पिन कमेंट में लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ सीमा कावनपुरे साइनिंग ऑफ। थैंक यू।